सभी को नमस्कार। जेपी के राजनीतिक विचारों के अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम दो विचारों का अध्ययन करेंगे। एक तो उनका जो सर्वोदय का विचार है, जो सोशलिज्म के विचार से काफ़ी मिलता जुलता भी है, और दूसरा जो पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी या डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी का जो उनका विचार है, जिन पर उनका बहुत ज़्यादा फोकस रहा है कि पावर जो है वो डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। तो उन दो विचार आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सर्वोदय। सर्वोदय का मीनिंग इसके नाम से स्पष्ट है, सर्व उदय। सर्व का मतलब सभी का, उदय अपलिफ्टमेंट, यानी कि सभी का विकास होना, वेलफेयर ऑफ ऑल कह सकते हो आप, जिसमें कोई भी पिछड़ा ना रहे, कोई भी गरीब ना रहे, या किसी के साथ भी किसी भी किस्म का भेदभाव ना हो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही नहीं बल्कि सोशल डेवलपमेंट भी उसकी हो, या फिर पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी हो, यानी कि पॉलिटिकल पावर में भी, डिसीजन मेकिंग पावर में भी, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में भी सभी व्यक्तियों का हिस्सेदारी बराबर की हो। तो कई बार जेपीजी के विचारों में लगता है कि वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से ज़्यादा संतुष्ट नहीं थे, बल्कि उसके जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते थे। तो उनके कोर कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इसकी सर्वोदय का कॉन्सेप्ट उनका किन किन बेसिस पर आधारित है। तो एक तो यूनिवर्सल वेलफेयर का विचार इसमें शामिल है, और इंक्लूसिव जस्टिस। यूनिवर्सल वेलफेयर मीन्स ए वेलफेयर ऑफ द ऑल पीपल विदाउट ए डिस्क्रिमिनेशन ऑन ए कास्ट, क्लास और जेंडर बेस्ड। तो किसी भी आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव, सभी का, कोई छूटे ना इसमें पीछे, कोई गरीब या कोई पिछड़ी जाति का व्यक्ति छूटे ना, बल्कि सभी का वेलफेयर हो। और सर्वोदय की मुख्य रूप से फोकस उन्हीं पर है जो गरीब हैं, उनका विकास होना चाहिए, उनका वेलफेयर होना चाहिए। एंड सेकेंड इज अ इंक्लूसिव जस्टिस। Inclusive justice, we can take the sense of inclusive justice in two ways. First ways, the inclusive means the various types of justice should be included in this concept. It is a political justice, it may be economic justice, or it may be social justice. तो सभी तरह के जस्टिस इसमें होने चाहिए. In the second sense, we can say that the all people should be included in the area of justice. यानी कि सभी व्यक्ति इसमें शामिल हों, कोई भी वर्ग, कोई भी क्लास, कोई भी जेंडर इसमें छूटे ना, सभी को न्याय सभी तक मिले। और न्याय फिर किसी भी तरह का हो, चाहे आर्थिक न्याय हो, चाहे राजनीतिक हो, या फिर सामाजिक न्याय हो। दूसरा जो इस कॉन्सेप्ट में शामिल है वो अंत्योदय। अंत्योदय का कॉन्सेप्ट जो है वो विनोबा भावे ने दिया था। अंत्योदय का मतलब है कि सर्वोदय में भी, पिछड़ों में भी जो सबसे पिछड़े हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर अमीरी से गरीबी की लाइन बनाई जाए तो सबसे लाइन में जो सबसे पीछे खड़ा है, यानी कि पिछड़ों में भी जो सबसे पिछड़ा है, उस पर ज़्यादा फोकस देना। गांधी जी ने भी इस पर अपना बहुत जोर दिया था कि हमने जब भी कोई काम करे, तो जैसे गांधी जी का मंत्र कई बार एनसीईआरटी किताबों में लिखा होता था कि वो देखना है कि आप जो काम कर रहे हो क्या उस व्यक्ति को उसका फायदा पहुंच रहा है जो सबसे पिछड़ा है, जो लाइन में सबसे पीछे खड़ा है। तो अंत्योदय भी इसमें सर्वोदय के विचार में शामिल है। सर्वोदय के विचार में एक वही बात है, डिसेंट्रलाइजेशन, जिस पर जेपीजी का सबसे ज़्यादा फोकस रहा है कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ग्राम पंचायतों को, ग्राम सभाओं को अधिकार मिलने चाहिए। गाँव को खुद अपना सेल्फ रूल का अधिकार होना चाहिए, खुद सेल्फ प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग का उनको अधिकार होना चाहिए। तो डिसेंट्रलाइजेशन और ग्रास रूट डेमोक्रेसी आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वोदय. And next is the trusteeship model. Trusteeship model was developed by Mahatma Gandhi. Trusteeship means we are not the owner of the property or the resources, but we are the trustee of these resources. तो हमने उनका use, and trustee means the use of resources should be in the welfare of the people or the welfare of the society. तो हमें अपने स्वार्थ के लिए resources का use नहीं करना है,
but resources should be used for the welfare of the whole society or the members or the other members of the society. नॉन वायलेंस सत्याग्रह, वायलेंट मीन्स को तो किसी भी तरह से एक्सेप्ट किया ही नहीं था जेपीजी ने। सोशलिज्म में भी वायलेंट मेथड को बिल्कुल नकार दिया था, टोटलिटेरियनिज्म को बिल्कुल नकार दिया था। तो नॉन वायलेंस मेथड जो गांधी जी ने नॉन वायलेंस और सत्याग्रह की कॉन्सेप्ट दिए थे, उनको इन्होंने अपने सर्वोदय में शामिल किया है। मॉरल और स्पिरिचुअल रीजनरेशन, इस पर उनका विशेष ध्यान था। उनका मानना था कि ओनली स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कैन नॉट चेंज द सोसाइटी और कैन नॉट fulfill the concept of the Sarvodaya. For this, the moral and ethical values should be implanted in the citizens or implanted in the members of the society or implanted in the our political leaders. तो उन सभी में नैतिक मूल्यों का हमने संचार करना है, नैतिक मूल्य उनमें देने हैं, उनको देने हैं ताकि वो सर्वोदय के विचार को करे या फिर अपने रिसोर्सेज को दूसरों की भलाई के लिए यूज करे या फिर पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करें। तो मॉरल और स्पिरिचुअल रीजनरेशन भी महत्वपूर्ण हिस्सा है उनके सर्वोदय कॉन्सेप्ट का। एक सेल्फ रिलायंस और सिंपल लिविंग, यानी कि हमने खुद आत्मनिर्भर बनना होगा, खुद आत्मनिर्भर, किसी पर आश्रित ना रहें। इसके लिए वो कहता था ये गाँव खुद सेल्फ रिलायंट बने, यानी कि अपनी ज़रूरतें खुद पूरा करें, मिलकर काम करें, कोऑपरेटिव फार्मिंग या जो ग्रामदान की उन्होंने बात की थी, तो वो सभी इन्होंने ये सर्वोदय के लिए किया था ताकि इसके माध्यम से सभी व्यक्तियों का उदय मतलब अपलिफ्टमेंट यानी कि उनका उद्धार किया जा सके, उनके वेलफेयर में काम किया जा सके और लिविंग सिंपल होनी चाहिए जैसा गांधी जी कहते थे। जेपीजी के विचारों में हर जगह गांधी जी की छाप देखने को मिलती है क्योंकि पूरी तरह से गांधीवादी विचारक या गांधीवादी राजनेता या गांधीवादी आंदोलनकारी रहे हैं। सिंपल लिविंग यानी कि लालच नहीं करना, रिसोर्सेज जितने ही जो है मेटेरियल या मेटेरियल थिंग्स इतनी लिए जो आपके लिए ज़रूरी हो, मिनिमम, ज़्यादा को ना जोड़ें। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम पर फोकस करता था, जैसे भूदान मूवमेंट जो विनोबा भावे के मूवमेंट में शामिल होते, दिस वाज ए कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। और वॉलंटरी एक्शन पर जोर देते थे। वॉलंटरी एक्शन यानी कि दबाव में साम्यवाद, इस दबाव में समाजवाद या सर्वोदय नहीं हो सकता, बल्कि वॉलंटरी होना चाहिए, यानी कि लोग खुद आगे चल कर आए, उनको इसके लिए किसी दबाव की ज़रूरत ना हो, किसी प्रेशर में काम ना करें। जैसे भूदान और ग्रामदान की बात की थी, भूदान बड़े बड़े ज़मींदार अपनी भूमि दान कर दे किसानों को, ग्रामदान यानी कि सभी गांव के लोग मिलकर इकट्ठा काम करें, सारी ज़मीन को इकट्ठा ही गांव की ज़मीन मानी जाए, उसमें इकट्ठी खेती करें और जो प्रोडक्शन हो उसको मिल बांट कर उसको उपभोग करें। गांधी जी के जेपीजी के सर्वोदय में बॉटम अप्रोच को ज़्यादा फोकस किया गया था। जो टॉप डाउन अप्रोच है जो नेहरू के सोशलिज्म में भी देखने को मिलती है या हर एक गवर्नमेंट में मिलती है, उसका इन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि जो डेवलपमेंट है वो नीचे से ऊपर तक जाना चाहिए, यानी ग्रामीण लेवल से प्लानिंग बननी चाहिए, यहाँ से डेवलपमेंट होना चाहिए। पॉलिटिकल पावर का भी नीचे से होनी चाहिए, पहले पावर जो है गाँव को मिलनी चाहिए, गाँव से ऊपर ब्लॉक समिति या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मिलनी चाहिए, फिर स्टेट या सेंट्रल लेवल पर जानी चाहिए। और हर एक का ऊपर का जो लेवल है वो नीचे वाले के प्रति रिस्पॉन्सिबल और अपनी पावर उसको नीचे वाले से ही मिलनी होनी चाहिए ताकि वो नीचे वाला स्तर उनको कंट्रोल कर सके। इसलिए उन्होंने जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको एम्पावर करने की बात उसने की थी। विनोबा भावे के भूदान मूवमेंट का बार बार जिक्र हम करते हैं। गांधी जी के शिष्य थे विनोबा भावे भी। उन्होंने 1951 में भूदान मूवमेंट शुरू किया था जिसमें जमींदारों में मोरल वैल्यूज जगा कर उनके ज़मीर को जगा कर, आत्मा को जगा कर ये उनको मनाया जाता था कि वो अपनी ज़मीन जो है वो किसानों को दे दें जो उनके पास बहुत ज़्यादा, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो ज़मींदारी प्रथा शुरू की थी उसमें बड़े बड़े ज़मीन के टुकड़े जो है एक व्यक्ति को दे दिए गए थे। तो ये मूवमेंट बहुत हद तक सफल भी रहा था लेकिन पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। जेपीजी ने जब एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ दी थी 1954 में तो उन्होंने इसमें योगदान दिया था और इससे जुड़े रहे थे। हालांकि बाद में वो इससे भी इनका मोह भंग हो गया था बाद में। तो उसने कहा था कि वॉलंटरी मेथड इनसफिशिएंट उनको लगा था और लीगल लैंड रिफॉर्म का भी, यानी कि कानून बनाकर लैंड रिफॉर्म किया जाए, इसका भी उन्होंने समर्थन शुरू कर दिया था।
तो अब ये तो कॉन्सेप्ट उनका सर्वोदय का था, इसमें बहुत सारी बातें सोशलिज्म में भी आ जाती हैं। उनका दूसरा जो कॉन्सेप्ट था वो था डिसेंट्रलाइजेशन और पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि शक्ति को डिसेंट्रलाइज करना, एक जगह से केंद्रित ना हो। और पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का आइडिया जॉन डेवी ने भी दिया था, और कई जो वेस्टर्न थिंकर आजकल देते हैं कि सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से काम नहीं चलता, बल्कि लोगों की भागीदारी, सिर्फ वोट डालने से, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन देने से ही डेमोक्रेसी जो हो पूरी नहीं हो जाती, बल्कि लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, लोगों को अवेयर होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग में उनकी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, उनकी भागीदारी होनी चाहिए, और वो सरकारी कामों के प्रति जागरूक रहें और आवाज़ उठाएं जब भी ज़रूरत हो। तो उसको पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल थॉट में बड़ा पॉपुलर कॉन्सेप्ट हो चुका। तो जेपी उसका समर्थन करते थे, और उन्होंने पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी की वकालत की है। तो उनकी जो डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी है उसके उनके कोर प्रिंसिपल क्या क्या, एक तो उन्होंने सेंट्रलाइज पावर का विरोध किया, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि वो मानते थे कि सभी प्रॉब्लम की जड़, सभी करप्शन की जड़ हो सेंट्रलाइज पावर है। अगर पावर का डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया जाए तो बहुत सारी पॉलिटिक्स की समस्याएं दूर हो जाएंगी, बहुत सारी जो करप्शन की समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो नेहरू का जो स्टेटिज्म था, स्टेट को ज़्यादा शक्तिशाली बनाना, यानी कि केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्तिशाली बनाना, उसका उन्होंने विरोध किया। और ऑथोरिटेरियन सोशलिज्म, यानी कि तानाशाही तरीके से सोशलिज्म लेके आना, यानी कि सेंट्रलाइज प्लानिंग के माध्यम से लेकर आना, उसका भी उन्होंने विरोध किया। और वो पार्टी पॉलिटिक्स का विरोध करते थे, जैसे कि उन्होंने पहले बताया कि वो पार्टीलेस डेमोक्रेसी का समर्थन करते थे और लोकल कम्युनिटीज़ को पावर देना चाहते थे जो पॉलिटिकल पार्टी यूज करती है। दूसरा उनका मेन प्रिंसिपल था ग्राम स्वराज, जिसमें कहा था डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, पावर पंचायतों को दी जानी चाहिए, सेल्फ रिलायंट विलेज इकोनॉमी होनी चाहिए, यानी कि आर्थिक रूप से गांव सक्षम हो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में। डिसीजन मेकिंग में ग्राम सभा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए, यानी कि लोकल लेवल पर, गांव या शहर के स्तर पर जो स्थानीय लोग हैं उनकी डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। न्याय पंचायतों का समर्थन किया, यानी कि अपने विवादों को सुलझाने के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं, बल्कि गांव में ही अपनी पंचायतें हों, अपनी न्याय पंचायतें हों जो उन विवादों का समाधान करें। तो एक किस्म से ग्राम स्वराज पर बहुत फोकस था, और इनको डिसेंट्रलाइजेशन के लिए या डिसेंट्रलाइज डेमोक्रेसी के लिए जेपी जी बहुत आवश्यक मानते थे। पार्टीलेस डेमोक्रेसी का बता दिया, बाद में इन्होंने कहा मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी ठीक रहेगी, लेकिन उसकी अकाउंटेबिलिटी जनता के प्रति या लोकल लेवल पर होनी चाहिए। पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी में जो जेपी जी ने कहा, एक उनका बहुत बड़ा वाक्य था कि लोक नीति और लोक शक्ति और राजशक्ति, यानी कि जनता के पास पावर होनी चाहिए, न कि सरकार के पास या राज्य के पास। और जनता से ही राज्य को सरकार मिलनी चाहिए, और जनता का कंट्रोल होना चाहिए राज्य के ऊपर, राज्य का कंट्रोल जनता के ऊपर नहीं होना चाहिए। लोकल कम्युनिटीज़ को उन्होंने मान्यता दी कि लोकल कम्युनिटीज़ को शक्तिशाली बनाना चाहिए, हालांकि वो नेशनल यूनिटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, कि राज्य की एकता बनी रहे, देश की एकता बनी रहे, उसके दायरे में रहकर ही लोकल कम्युनिटीज़ को एम्पावर करना चाहिए। लोगों की एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग में। उन्होंने अपनी किताब रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी में पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी और डिसेंट्रलाइज डेमोक्रेसी पर फोकस किया, उसके बारे में अपने सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा था कि सिटीजन्स शुड बी एक्टिव एजेंट ऑफ द चेंज रेदर देन द पैसिव सब्जेक्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी। उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन, सिर्फ ये नहीं कि वोट दे दिया, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन दिया और बात खत्म, ऐसे नहीं, बल्कि उनको सरकार के हर काम में उनकी दखल अंदाजी होनी चाहिए। सरकार के जो डिसीजन मेकिंग पावर में उनका योगदान होना चाहिए, उनकी अवेयरनेस होनी चाहिए, हर मुद्दे पर उनकी अपनी राय होनी चाहिए। अगर सरकार कोई तानाशाही करते तो उनके खिलाफ लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, आंदोलन करने चाहिए, जैसे जेपी जी ने 1970 के दशक में जो एक महत्वपूर्ण आंदोलन किया था इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ। तो वो सिटीजन से चाहते हैं कि सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन हो, उसी से पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी डेवलप होगी। नेक्स्ट इज द पावर शुड फ्लो अपवर्ड फ्रॉम द विलेज टू द यूनियन। अब क्या होता है, पावर ऊपर से नीचे आती है, सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में
विभाजन किया गया, लेकिन जो नीचे स्तर पर जो पावर दी गई है पंचायतों को, नगर पालिकाओं को या डिस्ट्रिक्ट्स को, वो ऊपर से दी गई है और वो बहुत कम पावर दी गई है। तो इसका कहते थे कि ये पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के खिलाफ है, मतलब अगेंस्ट है। तो इसके लिए ज़रूरी है, अगर पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी लेकर आनी और होना भी चाहिए, वो ये कि पावर शुड फ्लो अपवार्ड, यानी कि ऊपर वालों को पावर नीचे से मिले, यानी कि जो ऊपर की सरकार है उनको नीचे से पावर मिले, ग्राम पंचायतों से अपनी अपनी पावर मिलनी चाहिए, न कि ग्राम पंचायतों को ऊपर से पावर मिलनी चाहिए। और जो ऊपर के स्ट्रक्चर हैं वो नीचे वाले स्ट्रक्चर के प्रति अकाउंटेबिलिटी उनकी होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि जो सेंट्रलाइज पावर है इट इज़ इनहेरेंटली अनडेमोक्रेटिक, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ अपने आप में है। जहाँ पावर सेंट्रलाइज हो गई इसका मतलब वहाँ पर डेमोक्रेसी रही ही नहीं, वहाँ पर कुछ लोगों के हाथ में पावर आ जाती है, डिसीजन मेकिंग पावर कुछ लीडर्स के पास, कुछ ब्यूरोक्रेट्स के पास आ जाती है। और जब डिसीजन मेकिंग पावर जनता के पास ना रहकर कुछ गिने चुने लोगों की मुट्ठी में चली जाती है, देन इट इज़ नॉट डेमोक्रेटिक सिस्टम, इट इज़ अनडेमोक्रेटिक सिस्टम, यही जेपी जी ने कहा है। और इससे उनका ये भी मानने से करप्शन भी बढ़ता है। और डेमोक्रेसी को जॉन डीवी ने जो कहा था कि एज ए वे ऑफ लाइफ, इट इज़ नॉट जस्ट ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिर्फ एक राज्य का रूप नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में, सोसाइटी के हर फील्ड में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से काम होना चाहिए। जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की जो क्रिटिसिज्म है उन्होंने की है, उन्होंने कहा कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है वो नहीं होनी चाहिए, उचित नहीं मानते थे उसको। जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का या पार्लियामेंट्री सिस्टम का भी उन्होंने विरोध किया है। उन्होंने कहा था कि इलेक्शन जो है वो इलेक्टोरल करप्शन होता है, मैनिपुलेशन होता है, पॉलिटिकल पार्टी धोखा देकर, गलत वायदे करके या बहला कर, फुसला कर, लालच देकर वोट प्राप्त कर लेती है और चुनाव जीत लेती है। तो ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के खिलाफ नहीं है, और सिर्फ एक डेमोक्रेसी एक नंबर गेम बनकर रह जाता है, जिसने ज़्यादा नंबर प्राप्त कर लिए उसने सरकार चला ली, इसमें जनता का कोई योगदान देखने को नहीं मिलता। और इसमें जो चुनाव के बीच में जो है वो जो मार्जिनलाइज्ड पीपल हैं, जो गरीब, जो पिछड़े पीपल हैं, जो सर्वोदय कॉन्सेप्ट में या अंत्योदय कॉन्सेप्ट में दिए थे, जो लाइन में सबसे पीछे खड़े हैं, उनकी आवाज़ दब जाती है। और कुछ एक्टिव लोग हैं, कुछ बड़े वर्ग हैं, कुछ साधन संपन्न लोग हैं, कुछ अमीर लोग हैं, वही पॉलिटिकल पार्टीज में अपनी आवाज़ उठाते हैं और आम लोगों के वोट तो खरीद लिए जाते हैं। उन्होंने कहा था कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द एग्जीक्यूटिव एंड पॉलिटिकल एक्ट, जो पावर जो कंसंट्रेट हो जाती है, एक जगह चली जाती है और लोगों के पास कोई पावर नहीं रहती, इसलिए वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का उन्होंने विरोध किया है। पॉलिटिकल पार्टीज का भी उन्होंने विरोध किया है कि एक तो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो डिवीज़न लेके आती है सोसाइटी में, लोग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो क्या करती हैं वो धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर लोगों को बांट देती हैं। भाई इस जाति के लोग हमारी पार्टी में, दूसरी जाति के लोग दूसरी पार्टी में। तो लोगों में जो समाज में जो सामंजस्य होता है, जेपी जी का मानना था उसको बिगाड़ने का काम करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, और सांप्रदायिकता या जातिवाद या भाषावाद फैलाती है। कैरियरिज्म बन गई है पॉलिटिकल पार्टी में, लोग अपना कैरियर देखते हैं, भाई नेता बन गए पैसे कमाएंगे या और करप्शन करेंगे या बड़े पद अपने रिश्तेदारों को देंगे, नेपोटिज्म होगा। तो वो इसमें कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट नहीं है उनका, यानी कि ये नहीं कि कोई ऐसी आइडियोलॉजी है जिसमें वो वेलफेयर की बात सोचते हों, पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करते हैं। जेपी जी की पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता अपने स्वार्थ की है इसको एक कैरियर के रूप में देखते हैं, वो उनका विचारधारा या नैतिकता से उनका कोई लेना देना नहीं होता। और वही पॉलिटिकल पार्टी जो पॉपुलर पार्टिसिपेशन को रोकती हैं, क्योंकि कुछ लीडर्स के हाथ में पॉलिटिकल पार्टीज की पावर आ जाती है, कंट्रोल आ जाता है और वो खुद ही सारे डिसीजन लेते हैं। तो इसलिए उन्होंने पार्टीलेस डेमोक्रेसी का आइडिया डेवलप किया था कि डेमोक्रेसी में पार्टी नहीं होनी चाहिए। मैकेनिज्म कहा कि मैकेनिज्म और पार्टिसिपेशन का क्या होगा, इसमें कहा था कि कैसे पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए, कैसे लोगों की भागीदारी हो सरकार में या इकोनॉमिक प्लानिंग में या डिसीजन मेकिंग में। तो जनता दरबार की बात कही थी, पीपल कोर्ट होने चाहिए जिसमें पब्लिक हियरिंग होनी चाहिए, उनकी समस्याओं का निदान होना चाहिए। कोऑपरेटिव वर्कर्स के कोऑपरेटिव्स होने चाहिए, अपने उनके जो है संघ हों जिसमें वो इकोनॉमिक डिसीजन ले सकें, इकोनॉमिक प्लानिंग कर सकें।
यूथ पर और स्टूडेंट्स पर बहुत ज़्यादा भरोसा था जेपीजी को, क्योंकि जो एक महत्वपूर्ण मूवमेंट चली थी जिसको टोटल रिवॉल्यूशन का उन्होंने नाम दिया था, संपूर्ण क्रांति कहा था, जो बहुत बड़ा बदलाव चाहते थे, जो इंदिरा गांधी के टाइम पर करप्शन के या टोटलिटेरियनिज्म के खिलाफ उन्होंने शुरू किया था, तो इसमें स्टूडेंट्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी, यूथ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। तो उन्होंने कहा था कि इसके लिए पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट या यूथ का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। लोकपाल लोकायुक्त जो बाद में अन्ना हजारे मूवमेंट में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना था कि जो बड़े लेवल पर जो नेता हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका करप्शन रोकने के लिए कोई एक संस्था होनी चाहिए, इसमें लोकपाल या लोकायुक्त का नाम आता है। तो इस तरह से उन्होंने मैकेनिज्म पार्टिसिपेशन का भी उन्होंने सुझाया था। तो ये विचार उनके डिसेंट्रलाइज डेमोक्रेसी और उसके बारे में थे, सर्वोदय के बारे में। अब अगले लेक्चर में हम उनका एक और आइडियाज़, जो पॉलिटिकल आइडियाज़ है, मेन रूप से टोटल रिवॉल्यूशन का आइडिया जो है वो हम स्टडी करेंगे। धन्यवाद।